Hello everyone, today we are going to discuss paper code BHIC 109 History of India 5 from circa 1550 to 1605। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेस करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com, ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आप सर्च कोड में ऑप्शन सर्च कर लेंगे अपना जो भी आपका पेपर कोड होगा। अब यहाँ पे आपका हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको क्या है, यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। आपका जो भी मीडियम होगा आप उस मीडियम पे क्लिक करके यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके गेस्ट पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेस करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर हमें मैसेज करके क्या है, गेस्ट पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकली एनालाइज द वर्किंग ऑफ वतन सिस्टम इन डेक्कन। यानी कि जो वतन सिस्टम था डेक्कन में उसकी वर्किंग को हमें एनालाइज करना है। सो द वतन सिस्टम was an important socio-economic and administrative institution in the Deccan region during the medieval times. वतन सिस्टम क्या था आपका, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन था जो कि डेक्कन रीजन में था ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम्स। ये मेनली डेवलप हुआ था अंडर द डेक्कन सुल्तानेट्स और बाद में ये कंटिन्यू हुआ अंडर द मराठा रूल। तो जो सिस्टम है ये लिंक करता है लैंड राइट्स को विद द हेरिडेटरी सर्विस और ये प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में। However, despite its usefulness, it also had several weaknesses. यानी कि इसके यूजफुलनेस होने के साथ साथ इसमें क्या है, बहुत सारे वीकनेसेस भी हैं। मीनिंग एंड नेचर ऑफ द वतन सिस्टम। सो जो आपका टर्म है वतन, उसका मतलब होता है हेरिडिटरी राइट्स ओवर लैंड और रेवेन्यू इन रिटर्न फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज टू द स्टेट और विलेज। सो इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो कुछ फैमिलीज होती हैं उनको लैंड और रेवेन्यू फ्री होल्डिंग्स दी जाती थी जिनको हम वतन लैंड्स बोलते हैं। इन रिटर्न उन्हें क्या है, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, रिलीजियस और विलेज सर्विसेज को परफॉर्म करना पड़ता था। जो टिपिकल वतनदार होते थे आपके, वो इंक्लूड करते थे विलेज हेडमैन को, अकाउंटेंट्स को एंड अदर ऑफिशियल्स को। वर्किंग ऑफ द सिस्टम, तो जो आपका वतन सिस्टम है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। जो ऑफिसर्स होते हैं और लैंड ग्रांट्स होते हैं वो पास करते हैं फ्रॉम फादर टू सन। ये इंश्योर करता है कि कंटिन्यूटी रहे और लोकल स्टेबिलिटी बनी रहे। सो जो स्टेट होता था वो बेनिफिट होता था क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली मैनेज नहीं करना पड़ता था उनको सारे विलेजेस को। जो आपके लोकल वतनदार होते थे वो रेवेन्यू कलेक्शन को हैंडल करते थे, लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करते थे और एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करते थे। सो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, जो आपका डेक्कन सल्तनत थे, जो सिस्टम था उसने हेल्प किया रूलर्स को कंट्रोल को मेंटेन करने में ओवर द वास्ट टेरिटरीज विद लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। सो अंडर मराठा रूल स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिवाजी हमें क्या देखने को मिला है, जो वतन सिस्टम है वो पार्शियली रेगुलेटेड रहा। शिवाजी ने क्या क्या ट्राई किया कि वो रिड्यूस करें एक्सेसिव पावर को वतनदार्स की बाय सुपरवाइजिंग देम एंड समटाइम्स कन्वर्टिंग वतन लैंड्स इनटू स्टेट कंट्रोल लैंड्स। सो स्टिल जो ये सिस्टम है ये आपका लार्जली कंटिन्यू करा क्योंकि ये डीपली रूटेड है रूरल सोसाइटी में। नाउ वी विल लुक एट सम मेरिट्स ऑफ वतन सिस्टम। सो द सिस्टम हैड सेवरल एडवांटेजेस, यानी कि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहला तो ये प्रोवाइड करता है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी एट द विलेज लेवल। दूसरा, जो वतनदार है उनके पास क्या है, लोकल नॉलेज होती है जो कि हेल्प करता है स्मूथ गवर्नेंस में। तीसरा ये क्या है, आपका रिड्यूस करता है फाइनेंशियल बर्डन को ऑन द स्टेट क्योंकि जो सर्विसेज होती हैं वो आपकी पेड होती हैं थ्रू द लैंड ग्रांट्स रादर देन सैलरीज। लिमिटेशंस एंड द क्रिटिसिज्म। सो इसके मेरिट्स होने के बावजूद भी जो वतन सिस्टम है उसके काफ़ी सारे सीरियस ड्रॉबैक्स भी हमें देखने को मिले हैं। ओवर टाइम क्या है, जो वतनदार हैं वो पावरफुल बने हैं एंड उन्होंने क्या है, एक्सप्लॉइट किया है पेजेंट्स को बाय कलेक्टिंग एक्सेस रेवेन्यू। सो जो आपका हेरिडिटरी नेचर रहा है इस सिस्टम का, इट मेंट दैट इनएफिशिएंट और करप्ट इंडिविजुअल्स कुड नॉट बी इजीली रिमूव्ड। यानी कि इसमें क्या है, जो भी करप्ट होंगे या फिर इनएफिशिएंट इंडिविजुअल्स होंगे उसको हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि ये सिस्टम क्या आपका हेरिडिटी सिस्टम है। सो दिस रिड्यूस्ड अकाउंटेबिलिटी एंड वीकेंड स्टेट अथॉरिटी। इस सिस्टम ने क्या किया, आपका अकाउंटेबिलिटी को रिड्यूस किया और स्टेट अथॉरिटी को वीक बनाया। सो जो बहुत सारे केसेस हैं वतनदार क्या होते हैं इस रिफॉर्म्स को रेजिस्ट करते हैं एंड दे एक्टेड एज सेमी इंडिपेंडेंट लोकल एलिट्स। कंक्लूजन। सो इन कंक्लूजन द वतन सिस्टम इज इन द डेक्कन वाज अ यूजफुल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट। ये क्या है, आपका एक
यूजफुल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट रहा है इन इट्स अर्ली फेज? However, in the long run, it encouraged exploitation, corruption and resistance to central authority. यानी कि लॉन्ग रन में क्या देखने को मिला है हमें, इस सिस्टम ने क्या किया है, एक्सप्लॉइटेशन को एनकरेज किया है, करप्शन और रेजिस्टेंट टू द सेंट्रल अथॉरिटी. Thus, while it played an important historical role, यानी कि इसने एक important historical role को तो प्ले किया है, बट जो इसके लिमिटेशन है वो इसको अनसूटेबल बनाते हैं फॉर अ मोर सेंट्रलाइज्ड एंड मॉडर्न सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. वहाँ पे क्या आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ अकबर टुवर्ड्स रिलीजन एंड रिलीजियस ग्रुप्स? यानी कि अकबर का क्या एटीट्यूड रहा है रिलीजन और रिलीजियस ग्रुप के टुवर्ड्स? सो एम्परर अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ मेडिवल इंडिया. अकबर क्या है आपके एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर रहे हैं मेडिवल इंडिया के. उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स रिलीजन वो बहुत ही लिबरल, टॉलरेंट और इंक्लूसिव रहा है. एट अ टाइम जब रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स कॉमन थे तो अकबर ने क्या किया, ट्राई किया कि वो हार्मनी को क्रिएट करें अमंग द डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज. जो उनकी रिलीजियस पॉलिसी थी उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया है मुगल एम्पायर को स्ट्रेंथन करने में. पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस. सो अकबर क्या है आपके बिलीव करते हैं कि जितने भी रिलीजन्स हैं वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं. उन्होंने सुलह कुल की पॉलिसी को फॉलो किया था जिसका मतलब था पीस विद ऑल. सो इस पॉलिसी के अंडर जो अलग अलग रिलीजन्स के लोग थे उनको अलाउ किया गया कि वो अपने फेथ को फ्रीली फॉलो कर सकते हैं. अकबर ने किसी को भी फोर्स नहीं किया कि वो कन्वर्ट हो जाए इस्लाम में. हिंदूज, मुस्लिम्स, जैन्स, क्रिश्चियंस, पारसीज ये सारे क्या हैं, पीसफुली रहते थे अंडर हिज रूल. अबॉलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस. सो अकबर ने क्या किया, बहुत सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए ताकि वो अपने टॉलरेंट एटीट्यूड को शो कर सके. उन्होंने जजिया टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया था जो कि नॉन मुस्लिम्स पे इम्पोज किया गया था. उन्होंने पिलग्रिमेज टैक्स को भी ठीक है हटा दिया था हिंदू पिलग्रिम से. जो ये एक्शंस थे उन्होंने रिड्यूस किया रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को और ट्रस्ट को जीता ऑफ नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स स्पेशली हिंदूज के. रिस्पेक्ट फॉर हिंदू रिलीजन. अकबर ने क्या है आपका बहुत ही ग्रेट रिस्पेक्ट दिखाया हिंदू बिलीफ्स और कस्टम्स को. उन्होंने मैरी किया राजपूत प्रिंसेस से और अलाउ किया देम टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन फ्रीली इन द रॉयल पैलेस. सो उन्होंने क्या है बहुत सारे हिंदूज को अपॉइंट किया जैसे कि राजा मानसिंह एंड टोडरमल, ताकि वो हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे ठीक है रह सके. सो इसने क्या है, इसने हेल्प किया इन बिल्डिंग यूनिटी बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स. इंटरेस्ट इन रिलीजियस डिस्कशंस. सो अकबर वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट रिलीजन. अकबर क्या थे, बहुत ही डीपली इंटरेस्टेड थे कि वो अलग अलग रिलीजन्स के बारे में जाने. उन्होंने क्या है इबादत खाना को बिल्ड किया था यानी कि हाउस ऑफ वर्शिप एट फतेहपुर सीकरी, जहाँ पे कि जो स्कॉलर्स थे अलग अलग रिलीजन्स के वो स्पिरिचुअल और रिलीजियस आइडियाज़ को डिस्कस करते थे. सो जो आपके डिस्कशंस हैं इसने क्या है अकबर को हेल्प किया रियलाइज करने में कि कोई भी सिंगल रिलीजन क्या है मोनोपोली नहीं होती है ट्रुथ के ओवर. दीन ए इलाही. सो 1582 में क्या हुआ, अकबर ने एक नए एथिकल ऑर्डर को इंट्रोड्यूस किया जिसको उन्होंने दीन ए इलाही बोला. ये कोई न्यू रिलीजन नहीं था बट एक मॉरल सिस्टम था जो आपका बेस्ड था गुड्स वैल्यूज पे, जो कि लिए गए थे अलग अलग रिलीजन से, जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, काइंडनेस हो गया, टॉलरेंस हो गया. दो इसका क्या है बहुत ही कम फॉलोअर्स हुआ करते थे उस टाइम पे, बट इसने क्या है रिफ्लेक्ट किया कि जो अकबर की डिजायर है यूनिटी और हार्मनी के लिए. क्रिटिकल इवेल्युएशन. सो जो अकबर के रिलीजियस पॉलिसी है वो प्रोग्रेसिव थी. ये आपकी फुली सक्सेसफुल तो नहीं थी बट जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम ग्रुप्स थे उसने इसके आइडियाज़ को अपोज किया. ठीक है, स्पेशली जो दीन ए इलाही वाला आइडिया था ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम ग्रुप्स ने क्या है इसको ठीक है अपोज किया. स्टिल अकबर ने क्या है प्रोसिक्यूट नहीं किया इनको और अलाउ किया फ्रीडम ऑफ ओपिनियन. कंक्लूजन. सो अकबर्स एटीट्यूड्स टुवर्ड्स रिलीजन वाज ब्रॉड माइंडेड एंड ह्यूमेन. यानी कि जो अकबर का एटीट्यूड था रिलीजन को लेके वो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड था और ह्यूमेन था. उसकी जो पॉलिसी थी टॉलरेंस की, रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ्स, एफर्ट्स टू प्रमोट द यूनिटी, उसने हेल्प किया एक पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में उसके एम्पायर में. उनको जाना जाता है एज अ रूलर जिन्होंने कि ट्राई किया था टू राइज अबव द रिलीजियस डिविजन्स एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स ऑल हिज सब्जेक्ट्स. सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट इन ब्रीफ ऑन द ग्रोथ ऑफ पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर अंडर द मुगल्स. यानी कि मुगल्स के अंडर में आपका जो पर्शियन लिटरेचर और लैंग्वेज की ग्रोथ हुई है उसको हमें देखना है. So the Persian language and literature developed greatly in India during the Mughal period. जो आपका पर्शियन लैंग्वेज और लिटरेचर है ये मेनली आपका क्या है डेवलप हुआ था इन इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड. पर्शियन क्या है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी मुगल एम्पायर की और उसको वाइडली यूज किया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन में, कोर्ट लाइफ, लिटरेचर, हिस्ट्री राइटिंग और कल्चर में.
जो आपके मुगल रूलर्स थे वो क्या है, स्ट्रॉन्ग पेट्रोनेज देते थे पर्शियन स्कॉलर्स को, पोएट्स और हिस्टोरियंस को, जिसने कि हेल्प किया पर्शियन को फ्लरिश करने में और उसको एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ने में ऑन द इंडियन सोसाइटी। अर्ली मुगल रूलर्स एंड पर्शियन इन्फ्लुएंस। सो जो फाउंडेशन थी पर्शियन कल्चर की वो आपकी बाबर के द्वारा लेट डाउन की गई थी। जो आपके ऑल्दो जो बाबर की मदर टंग थी वो टर्किश थी, बट उन्होंने क्या है पर्शियन कल्चर को एडमायर किया। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है बाबर नामा, उसको बाद में पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था और वो एक इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स बनता है। पर्शियन क्या है ग्रेजुअली इंपॉर्टेंस गेन की कोर्ट में और एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जो आपका रोल है हुमायूं का वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रहा है पर्शियन लैंग्वेज को प्रमोट करने में। उनके एग्जाइल के टाइम पे ईरान में उन्होंने क्या है वो बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में आए थे विद पर्शियन स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट। सो जब वो इंडिया में रिटर्न हुए उन्होंने क्या है बहुत सारे पर्शियन पोएट्स, पेंटर्स और इंटेलेक्चुअल्स को लाया था वहाँ पे अपने साथ, जिसने कि स्ट्रेंथन किया पर्शियन लिटरेसी ट्रेडिशंस को इन द मुगल कोर्ट। गोल्डन एज अंडर अकबर। सो जो आपका रेन देखने को मिलता है अकबर का, उसको गोल्डन एज ऑफ पर्शियन लिटरेचर माना जाता है इंडिया में। जो आपका पर्शियन था वो फर्मली स्टैब्लिश हो रहा था एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन। अकबर क्या है अपना पूरा सपोर्ट देते हैं स्कॉलर्स को, जैसे कि अबुल फजल और फैजी हो गए। अबुल फजल ने क्या है कुछ फेमस वर्क्स लिखे हैं जैसे कि अकबरनामा एंड आयन अकबरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं आपके मुगल हिस्ट्री के। अकबर ने क्या है एनकरेज किया है ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत टेक्स्ट को, जैसे कि महाभारत और रामायण को इन पर्शियन, जिसने कि कल्चरल हार्मनी को प्रमोट किया और इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज को प्रमोट किया। ग्रोथ ड्यूरिंग जहांगीर एंड शाहजहां। सो ड्यूरिंग द रूल ऑफ जहांगीर हमें क्या देखने को मिला है, जो पर्शियन लिटरेचर था वो कंटिन्यू रहा टू ग्रो। जहांगीर हिमसेल्फ रोट तुजुक ए जहांगीरी इन पर्शियन। जहांगीर ने क्या किया है आपका तुजुक ए जहांगीरी को लिखा है पर्शियन में, जिसने कि एक डिटेल अकाउंट दिया है उनके रेन के बारे में। सो बहुत सारे जो पोएट्स हैं और राइटर्स हैं उन्होंने क्या किया है पैट्रनाइज किया है आपके ड्यूरिंग दिस पीरियड। रेन ऑफ शाहजहां इज नोन एज फॉर रिफाइंड पर्शियन प्रोज एंड पोएट्री। यानी कि जो आपका शाहजहां का रेन है उसको रिफाइंड पर्शियन प्रोज और पोएट्री के लिए जाना जाता है। लिटरेचर ने क्या है रिफ्लेक्ट किया है रिचनेस और एलिगेंस ऑफ द मुगल कोर्ट को। जो आपकी पर्शियन पोएट्री है स्पेशली गजल्स और जो कासिदास हैं उसने क्या है रीच किया है एक हाई लेवल ऑफ आर्टिस्टिक ब्यूटी। पर्शियन लिटरेचर अंडर औरंगजेब। सो औरंगजेब के अंडर क्या है जो पर्शियन है वो रिमेन रहती है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एम्पायर। ऑल्दो औरंगजेब ने क्या है पर्सनली बहुत ही कम इंटरेस्ट दिखाया है पोएट्री और आर्ट में, बट जो हिस्टोरिकल और रिलीजियस वर्क्स हैं पर्शियन में वो कंटिन्यू रहे टू बी रिटन। कंक्लूजन। सो इन कंक्लूजन जो आपका मुगल रूलर्स थे उन्होंने क्या है बहुत ही मेजर रोल को प्ले किया है इन द ग्रोथ ऑफ पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन इंडिया। सो ड्यू टू रॉयल पेट्रोनेज, एडमिनिस्ट्रेटिव यूज एंड ट्रांसलेशन एक्टिविटीज, जो आपका पर्शियन है वो एक रिच लिटरेरी लैंग्वेज बना। उसका जो इन्फ्लुएंस है उसका हम आज भी देख सकते हैं इंडियन कल्चर में, हिस्ट्री राइटिंग में एंड लैंग्वेजेस लाइक उर्दू। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अंडर द लोधी सुल्तान्स। हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देखना है लोधी सुल्तान्स के अंडर। सो द लोधी सुल्तान्स रूल्ड द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1451 टू 1526। लोधी सुल्तान ने क्या किया आपका दिल्ली सल्तनत को रूल किया फ्रॉम 1451 टू 1526। जो आपकी डायनेस्टी थी उसको फाउंड किया गया बहलूल लोधी के द्वारा और बाद में ये से स्ट्रेंथन किया सिकंदर लोधी ने। जो आपके लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोधी, उन्होंने क्या है बहुत ही सीरियस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को फेस किया जिसकी वजह से उनके डायनेस्टी का क्या हुआ फॉल हुआ। सो जो आपका लोधी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके कुछ यूनिक फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, स्पेशली जो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा अफगान ट्राइबल ट्रेडिशंस का। नेचर ऑफ किंगशिप। सो अंडर द लोधी सुल्तान जो आपका किंगशिप है वो फुली एब्सोल्यूट नहीं था। जो आपके अफगान नोबल्स हैं वो बिलीव करते हैं इन अ सेंस ऑफ इक्वालिटी अमंग देमसेल्व्स। तो जो सुल्तान थे उनको कंसिडर किया जाता था फर्स्ट अमंग द इक्वल्स रादर देन एन अनक्वेश्चन्ड रूलर। सो इसने क्या है लिमिट किया सुल्तान की अथॉरिटी को एंड ऑफन कॉन्फ्लिक्ट्स को कॉज किए बिटवीन द रूलर्स एंड नोबल्स, स्पेशली ड्यूरिंग द इब्राहिम लोधीज रेन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था उसने क्या है फॉलो किया ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ दिल्ली सल्तनत को। जो आपका सुल्तान थे वो हेड थे स्टेट के और उन्होंने सुपरवाइज किया सारे डिपार्टमेंट्स को। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स क्या हैं आपके इंक्लूड करते हैं वजीर को जो कि आपके इंचार्ज थे फाइनेंस और रेवेन्यू के। दीवान ए अर्थ जो आपके रिस्पॉन्सिबल थे आर्मी के लिए। दीवान ए इंशा जिन्होंने की रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस को हैंडल किया। काजी उल कुवत जो कि आपके हेड थे जुडिशियल सिस्टम के। ऑल्दो जितने भी ये ऑफिसर्स थे ये एग्जिस्ट करते थे, अफगान नोबल्स ने क्या है इंडिपेंडेंटली एक्ट किया जिसने कि रिड्यूस किया उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सो जो आपका एम्पायर था वो डिवाइडेड था प्रोविंसेस में जिनको इक्तास बोला जाता था। सारे इक्तदार और गवर्नर क्या थे रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए और ट्रूप्स को सप्लाई करने के लिए जो सुल्तान जब भी उन्हें जरूरत पड़ती थी। सो हावेवर जो आपका अफगान गवर्नर थे उन्होंने क्या है कंसिडरेबली ऑटोनॉमी को एंजॉय किया। इस वजह से क्या है इसने सेंट्रल कंट्रोल को वीक किया
और एनकरेज किया रिबेलियंस को, स्पेशली डिस्टेंस प्रोविंसेस में। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सो द आर्मी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन। आर्मी ने क्या क्या है आपका एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया है एडमिनिस्ट्रेशन में। जो आपके अफगान चीफ्स हैं उन्होंने क्या अपने ट्रूप्स को मेंटेन किया, वो लॉयल रहे मोर टू देयर क्लैन देन टू द सुल्तान। सो यहाँ पे कोई भी हमें स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी डायरेक्टली देखने को नहीं मिलती है अंडर द सुल्तान कंट्रोल। सो ये सिस्टम क्या है, स्टेट को मिलिट्रीली वीक बनाता है और डिसऑर्गेनाइज रखता है ड्यूरिंग द क्राइसिस, जैसे कि इन्वेजन बाय द बाबर। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, सो जो आपका लैंड रेवेन्यू था वो मेन सोर्स था इनकम का। जो सिकंदर लोदी थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किए कुछ रिफॉर्म्स को ताकि वो मेजर कर सके लैंड को और फिक्स रेवेन्यू रेट्स को। उन्होंने ट्राई किया कि वो इंश्योर करें फेयर असेसमेंट को, जिसने कि एग्रीकल्चर को हेल्प किया। हाउएवर जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो लार्जली आपका डिपेंड होता था लोकल चीफ्स पे, जिसकी वजह से करप्शन और इरेगुलरिटीज हमें देखने को मिलती है। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो आपका इस्लामिक लॉ था दैट इज शरीयत, उसको फॉलो किया जाता था। कादीज ने क्या है एडमिनिस्टर किया जस्टिस को। जो आपका विलेज लेवल डिस्प्यूट्स थे उनको हमें ऑफन सेटल देखा गया कि वो लोकल लीडर्स के द्वारा सेटल्ड किए जाते थे अकॉर्डिंग टू द कस्टमरी लॉज। सो जो सिस्टम था ये बहुत ही ज़्यादा वेल वर्क किया था लोकली बट लैक्ड यूनिफॉर्मिटी। So this system worked well locally but lacked uniformity. Conclusion. So the administrative setup of Lodi Sultans combined Delhi Sultanate traditions with Afghan tribal practices. यानी कि जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप थे लोधी सल्तनत के अंडर वो क्या है दिल्ली सल्तनत ट्रेडिशंस को कंबाइन करते हैं अफगान ट्राइबल प्रैक्टिसेस के साथ। वाइल ये क्या है आपको फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करते हैं और लोकल पार्टिसिपेशन को अलाउ करते हैं। ये क्या है आपके वीक करते हैं सेंट्रल अथॉरिटी को। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, वीक कंट्रोल ओवर नोबल्स एंड पुअर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की वजह से क्या हुआ अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट हुआ टू द डाउनफॉल ऑफ द लोधी डायनेस्टी इन 1526। तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।